अगर आपको लगता है कि आपके बाल सेफ हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी फ्रंट हेयर लाइन अभी भी ठीक दिख रही है, तो लेट मी शेयर वन अनकंफर्टेबल ट्रुथ विद यू। हेयर लॉस का सबसे डेंजरस और डिसेप्टिव एरिया वो होता है जो आप खुद कभी देख ही नहीं पाते। जी हाँ, क्राउन। 90% पेशेंट जब मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब क्राउन का थोड़ा सा इशू है, तब वो थोड़ा सा इशू ऑलरेडी एडवांस स्टेज में होता है। और फिर सवाल आते हैं, डॉक्टर साहब क्या मेडिसिन से वापस आ सकते हैं? पीआरपी का कितना रोल है? ट्रांसप्लांट के बिना काम हो जाएगा क्या? अगर आपकी फ्रंट हेयर लाइन ठीक है लेकिन फोटोज में पीछे स्कैल्प दिख रहा है या बार्बर इज सेइंग पीछे थिनिंग ज्यादा है, तो ये वीडियो आपके लिए बना है। आज हम बात करेंगे क्राउन थिनिंग साइलेंटली क्यों बढ़ती है, ब्लड सप्लाई और डीएसटी का रोल, क्राउन का अर्ली वार्निंग साइंस क्या हैं, स्टेजेस ऑफ हेयर लॉस क्या हैं, मिनॉक्सिडिल फिनेस्ट्राइड का रियल काम, पीआरपी और जीएफसी का सच, क्राउन हेयर ट्रांसप्लांट की प्लानिंग, ब्लैक होल थ्योरी, कॉमन मिस्टेक्स, टाइमलाइन, कॉस्ट एंड एक्सपेक्टेशंस। ये वीडियो देखने के बाद आप पैनिक डिसीजंस नहीं लोगे। क्राउन या वर्टेक्स एरिया क्या है? क्राउन स्कैल्प का सेंटर मोस्ट जोन है। ये वही एरिया है जहां से हेयर गोल गोल घूमते हैं। इस एरिया को सबसे ज्यादा इफेक्ट करने के 3 साइंटिफिक रीजंस हैं। फर्स्ट इज द ब्लड सप्लाई। स्कैल्प की ब्लड सप्लाई अगर आप देखें तो फ्रंट और साइड्स में बेटर होती है, बट क्राउन एरिया में थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है, जिसका मतलब है कि ऑक्सीजन डिलीवरी कम होती है, न्यूट्रिशन कम होता है, ग्रोथ सिग्नल्स वीक होते हैं। इसलिए क्राउन के हेयर जल्दी मिनिचराइज होते हैं, स्लो रिकवरी होती है, ट्रीटमेंट्स का रिस्पॉन्स थोड़ा लेट होता है। यही रीजन है कि क्राउन के रिजल्ट्स फ्रंट से स्लो होते हैं। डीएसटी एंड एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। क्राउन के हेयर फॉलिकल्स डीएसटी के लिए जेनेटिकली ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब डीएसटी क्या करता है? हेयर रूट पे अटैच होता है और ग्रोथ साइकिल को छोटा कर देता है, हेयर को पतला करता जाता है। अब मान लीजिए जो कि कोस्ट टर्मिनल हेयर था पहले, उसकी थिनिंग हो गई, वो अब थिन हो गया और बाद में वेलस कन्वर्ट हो गया है और फिर कुछ टाइम बाद तो इनविजिबल हो जाएगा। सो ये प्रोसेस अगर अर्ली पकड़ा जाएगा तो स्लो किया जा सकता है या रिवर्स किया जा सकता है, क्योंकि लेट स्टेज में इसको ट्रीट करना मुश्किल है। क्राउन का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? लेट अवेयरनेस। पेशेंट तब आते हैं जब स्कैल्प चमक रहा होता है, बॉल्ड पैच बन चुका होता है और फोटोज में एम्बैरेसिंग लग रहा होता है। इस स्टेजेस पे ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हो जाते हैं। स्टेज 1 माइल्ड क्राउन थिनिंग। कैसे पहचाने? देखिए, हेयर डेंसिटी कम लगती है, स्कैल्प सिर्फ ब्राइट लाइट में दिखता है, वेट हेयर में क्राउन ऑब्वियस हो जाता है और प्रॉपर बॉल्ड पैच नहीं होता। इस स्टेज पर क्राउन को बचाया जा सकता है बाय डूइंग मेडिकल थेरेपी। देखिए, जिसका फाउंडेशन है मिनॉक्सिडिल। अब मिनॉक्सिडिल ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन बढ़ाता है और ग्रोथ फेज को प्रोलॉन्ग करता है। मिनॉक्सिडिल न्यू फॉलिकल्स क्रिएट नहीं करता, जो एग्जिस्टिंग फॉलिकल्स है बस उन्हीं को स्ट्रॉन्ग करता है। फिनेस्ट्राइड डीएचटी फॉर्मेशन को ब्लॉक करता है, क्राउन लॉस को स्लो करता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है, बट फिनेस्ट्राइड के बिना क्राउन का रिजल्ट टेम्परेरी होता है। पीआरपी, जीएफसी, इट कैन बी एन ऑप्शनल सपोर्ट एट दिस स्टेज। मैंडेटरी नहीं है बट बेनिफिशियल हो सकते हैं, स्पेशली अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो, एज यंग हो और हेयर फॉल फास्ट हो रहा हो। स्टेज 2 मॉडरेट क्राउन थिनिंग। कैसे पहचानेंगे? देखिए, नॉर्मल रूम लाइट में भी थिनिंग विजिबल होती है, एरिया स्लोली एक्सपैंड कर रहा है और पेशेंट खुद नोटिस कर रहा होता है थिनिंग को। देखिए, इसकी ट्रीटमेंट फिलॉसफी ये होती है कि इसमें आपको मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड तो चलाने रहेंगे, बट यू कैन ऑलवेज ऐड पीआरपी एंड जीएफसी। देखिए, पीआरपी जीएफसी जो है वो ग्रोथ फैक्टर्स डिलीवर करते हैं, जिससे वीक फॉलिकल्स को स्टिमुलेशन मिलता है। और सच ये है कि एक ही सेशन में कोई मैजिक नहीं होगा, आपको 2 से 4 सेशंस के बाद कुछ रिजल्ट्स आने लगेंगे। पीआरपी और जीएफसी कराने के बाद अगर बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो उसके ये भी कारण हो सकते हैं कि पेशेंट का प्लेटलेट काउंट ही खुद से लो हो, या फिर जिस डेप्थ पे पीआरपी या जीएफसी इंजेक्ट किया जा रहा है दैट डेप्थ इज नॉट करेक्ट, जिसका रिजल्ट ये होगा कि पैसा वेस्ट होगा एंड द पर्सन वुड बी डिसअपॉइंटेड। स्टेज 2 में ट्रीटमेंट स्टार्ट करना इजी है बट मेंटेन करना मुश्किल होता है। जो लोग उसको 3 से 4 महीने करके छोड़ देते हैं वो ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स को जल्दी लूज कर देते हैं। एंड थर्ड इज स्टेज 3 विच इज एडवांस क्राउन बॉल्डनेस। देखिए, इस स्टेज में स्कैल्प ऑलरेडी क्लियर शाइनी बॉल्ड दिख रहा है, कोई वेलस हेयर नहीं है एंड मेडिसिन का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मेडिसिन यहाँ हेयर को वापस नहीं उगा सकती, उनका सिर्फ इतना रोल है कि जो सराउंडिंग हेयर है वो उनको बचा सकती हैं और उनका फ्यूचर हेयर लॉस स्लो कर सकती हैं। यहाँ जो सोल्यूशन है दैट इज क्राउन हेयर ट्रांसप्लांटेशन। अब बात करते हैं क्राउन हेयर ट्रांसप्लांटेशन के रियलिटी चेक पे। देखिए, क्राउन ऐसा एरिया है जो कि थोड़ा सा ढका हुआ एरिया है, इट्स अ लिटिल नॉट
नॉट विजिबल एक्चुअली। अगर आप किसी को आई कांटेक्ट में देखेंगे तो आपको उसका फ्रंटल मिड स्कैल्प एरिया या उसकी थिनिंग दिखाई देगी। So generally 90% of the people who are asking for hair transplantation, they are asking for frontal area only, because frontal area एक convex area है जिसमें light effect भी ज्यादा है। इसको अगर आप कवर कर लेते हैं, डेंस कर देते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से, तो क्राउन एरिया भी थोड़ा सा जो है एक इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। बट अगर बात करें क्राउन पे काम करने के लिए, तो देन द एक्सपेक्टेशन हैज टू बी रियलिस्टिक, बिकॉज क्राउन एरिया इज लाइक अ ब्लैक होल। आप जितनी फॉलिकल्स यहाँ डालोगे उतनी वो अब्सॉर्ब कर लेगा और बहुत ज्यादा उसमें जो है चेंजेस नहीं हो पाएंगे। अगर हम प्रायोरिटी प्लानिंग करें तो फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरिया में पहले हेयर ट्रांसप्लांटेशन होना चाहिए, ताकि फ्रंट व्यू से आदमी बोल्ड ना लगे। और क्राउन को सेकेंडरी कॉस्मेटिक एरिया मान के चलना चाहिए। नेचुरल डेंसिटी गोल होना चाहिए, नॉट इंस्टाग्राम डेंसिटी। और अगर हम लॉन्ग टर्म क्राउन प्लानिंग की बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। उसके बाद यू कैन ऐड पीआरपी एंड जीएफसीज एंड एक्सोसोम्स आल्सो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर थिनिंग ज्यादा हो चुका है देन सर्जिकल प्लानिंग की जानी चाहिए। क्राउन हेयर लॉस का सोल्यूशन पैनिक, लेट रिएक्शन या ओवरग्राफ्टिंग नहीं है, बल्कि अर्ली एक्शन, साइंटिफिक प्लानिंग एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। दिस इज आस्क डॉक्टर राणा, जहां हेयर लॉस को फेयर से नहीं साइंस से समझाया जाता है।